नमस्कार भाइयों और साथियों। आज हम बात करते हैं जो प्रैक्टिस सेट पेपर है जो 14 है, ये लेब असिस्टेंट जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला। जो लेब असिस्टेंट में प्रथम पेपर होता है वो सभी के लिए कॉमन है, यानी जिसने साइंस जियोग्राफी या होम साइंस से अप्लाई किया उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 14 है। तो सर्वप्रथम चैनल पर नए है तो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है 100, इसमें 1 घंटा लगेगा आपको और 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करेंगे विथ व्याख्या साथ, यानी साथ में व्याख्या भी करेंगे क्वेश्चन की। प्रत्येक क्वेश्चन की अलग अलग व्याख्या है वो हम करेंगे। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई देता है तो जो पिक्सल होता है उसको कम बता कर लेना, 480 360 या फिर जो भी हो उसमें कर लेना, आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र आवृत है? तो इसका राइट आंसर है डी, संरक्षित वन। व्याख्या: राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत राज्य में वनों को 3 श्रेणियां आरक्षित, आरक्षित या संरक्षित एवं अवर्गीकृत में बांटा गया है। कुल वन क्षेत्र में इनका प्रतिशत क्रमशः 37.05%, 56.49% एवं 6.46% है। अतः प्रश्नगत दिया गया विकल्प डी है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के किस निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो ये गरदड़ा वृहद परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यह बूंदी से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इसकी व्याख्या: गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के बूंदी जिले में संबंधित है। इस परियोजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट भाषण 2018 में की थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मालवी। मालवी बोली झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं कोटा के मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। इस बोली में मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी के कुछ विशेषता पाई जाती है। कहीं कहीं मालवी में मराठी भाषा का प्रभाव झलकता है। अगला क्वेश्चन है जयपुर का परंपरागत शिल्प है तो कौन सी है? ब्लू पोट्री है वो जयपुर की परंपरागत शिल्प है। इसकी व्याख्या: चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले, हरे एवं अन्य रंगों से कलात्मक चित्रण को ब्लू पोट्री कहा जाता है। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण का श्रेय महाराजा राम सिंह को है। महाराजा के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ नीले रंग चित्रकारी विशेष महत्व की है। अगला क्वेश्चन है शीशे जस्ते का आवश्यक कौन सा नहीं है? तो शीशे जस्ते का आवश्यक कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हेमेटाइट नहीं है। कैलीमेन, जिकाइट एवं वेलामाइट जस्ते के आवश्यक है तथा गैलेनो व पायरोटाइज शीशे के आवश्यक है। शीशा व जस्ता सामान्यतः चांदी के साथ मिलता है। राज्य में शीशा जस्ता के प्रमुख भंडार उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं सवाईमाधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। इसकी व्याख्या: नाथ पंथ शैवमत संप्रदाय की एक शाखा है। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। राजस्थान में जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, एक बैराग पंथ है, इसकी प्रधान गद्दी राताडूंगर पुष्कर के निकट है, और दूसरी है माननाथी। जो दूसरी शाखा है वो कौन सी है? माननाथी शाखा है। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है, जिसे जोधपुर के राजा मानसिंह ने महामंदिर जोधपुर में स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में पर्युषण एवं पर्व महापर्व कहलाता है। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ है निकट बसना। दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। पर्युषण पर्व पर जैन धर्मावलंबी सभी लोगों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है सीताबाड़ी का मेला लगता है तो सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 में लगता है। इसकी व्याख्या है सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी के केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। यह मेला प्रतिवर्ष जून माह में आयोजित होता है एवं भक्त दूर दूर से आकर माता पिता व भगवान राम के मंदिर में दर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ये सत्य है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, ये भी सत्य है। हाथी महोत्सव उदयपुर, ये भी सत्य है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये क्या गलत दिया हुआ है।
जो ऊँट महोत्सव होता है उसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका बीकानेर में आयोजन होता है, जनवरी माह में आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक है। जो मारवाड़ प्रगनारी विगत जो पुस्तक है तो उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोत नैन सिंह। मनोत नैन सिंह मुंता नैन सिंह जोधपुर नरेश जसवंत सिंह प्रमुख के दीवान थे। वे कुशल वक्ता एवं राजभक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मुत्ता नैन सिंह ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत एवं जोधपुर राज्य का गजेटियर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित शहर है। यहाँ प्रसिद्ध प्राचीन स्तंभ मंदिरा, जगन्नाथ कछावा के 32 खंभों की छतरी तथा मेजाबांध कोठारी नदी प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ होली के 13 दिन बाद आयोजित होने वाले नार नृत्य अपना विशेष स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो डी राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी, जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं। सांपों के देवता गोगा जी का थान चबूतरा कहलाता है। राजस्थान के अधिकांश गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलता है। गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांतों मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, तो युद्ध में गजनवी को कुछ चमत्कार दिखाया, तभी से गोगा जी जहार पीर के रूप में लोकप्रिय हुए। गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है, जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इधर खनिज दिया हुआ है और उन्होंने इस सूची 2 में खनिज क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो पन्ना खनिज है तो खनिज क्षेत्र है टिक्की और गढ़बोर। तांबड़ा का राजमहल और बागेश्वर। मैग्नीज का खनिज क्षेत्र है लीलावाणी और कालाखुंटा। और तांबा का खनिज क्षेत्र है कोलन और भगोनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वृहद उद्योगों की संवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बाधा किसकी है? तो विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में वृहद उद्योगों की संवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो रूडा के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी, यह सत्य है। यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। यह 3 उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊन तथा लघु उद्योगों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है, तो ये सही है कथन। आगे है, इसने ब्लू पोट्री, कोटाडोरिया तथा सागानेर व बगरू हेड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त कर लिया है, तो ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों के विकास के उद्देश्य से 1995 में ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की स्थापना की गई है। प्रश्न कर दिए गए कथनों में भी रूडा के बारे में असत्य है। अगला क्वेश्चन है, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार थे। जो 1890 के दौर में कौन थे बिजोलिया के साथ? परमार थे। इसकी व्याख्या है, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में ठिकानों की स्थापना राणा सांगा के समय अशोक परमार द्वारा की गई थी। बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका कारण स्थानीय जागीरदार द्वारा अधिक लाख भाग वसूलना था। अगला क्वेश्चन है, 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उदयपुर में हुई थी। इसकी व्याख्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए तथा 1882 को स्वामी जी दोबारा उदयपुर पहुंचे। यहाँ फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी जी ने सानिध्य में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? तो इसे किस स्रोत से जल मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी और व्यास से जल मिलता है। इसकी व्याख्या, रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग लेने के लिए भागड़ा मुख्य नहर से नौहर नहर निकाली गई है। इसे नौहर नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कानरदेव प्रबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो गया पद्मनाभ है, कानरदेव प्रबंध के लेखक है। इसकी व्याख्या है, पद्मनाभ जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित कवि थे। इन्होंने कानरदेव प्रबंध की रचना की प्रसाद शैली में लिखी थी। इस रचना में जालोर के शासक कानरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी व्याख्या, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान NH 11 पर भरतपुर के निकट 28.73 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में की गई, जिसे 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यहाँ चित्तल, सांबर, जरख, गिद्दड़, जंगली बिल्ली, सियार आदि वन्यजीव है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 19। भारत की आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने जिसे चिप चिप कहते हैं, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, निमराना, अलवर एवं एक चिप चिप कमिश्नर प्रशासित किया केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? यानी जयपुर मेट्रो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। 2015 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। इसकी व्याख्या है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज ए के मानसरोवर से चांदपोल तक का व्यावसायिक संचालन 3 जून 2015 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसने कहा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टोड ने कहा है। प्रसंगत दिया गया कथन कर्नल टोड ने कहा है। कर्नल टोड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजदूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कार्य करते हुए एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था का विस्तार से लिखा था। अगला क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 जुलाई 1947 को। इसकी व्याख्या है, भारत की अंतरिम सरकार ने 25 जून 1947 को निर्णय लिया कि एक नए रियासती विभाग का गठन किया जाए। इस निर्णय के अनुसार 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई तथा वीपी मेनन को इसके सलाहकार व सचिव नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो इसको सही सुमेलित करना है। जोधपुर का आकार कैसा है? मयूराकार। शिखर अर्धचंद्राकार इसका आकार है। जैसलमेर अनियमित बहुभुजाकार। और करौली का आकार कैसा है? तो बख्ताकार है। ये सब क्या है? जिले और उनके आकार दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में तथा सबसे कम बांसवाड़ा जिले में है। वाष्प उत्सर्जन की दर धरातल पर वानस्पतिक आवरणों के फैलाव को प्रभावित करती है। इसकी दर अधिक होने पर धरातल पर वानस्पतिक आवरण के फैलाव में कमी आती है। राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी जिलों में वर्षा ऋतु के दौरान वर्षण की तुलना में वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है। फलस्वरूप इन जिलों में अधिशेष जल की उपलब्धता बनी रहती है। किसी क्षेत्र में अधिशेष जल की वह मात्रा है जो सतही जल राशि, नदी, तालाब, झील आदि तथा मिट्टी के ऊपरी स्तर में मृदा नमी के रूप में संचित रहती है। अधिशेष जल की कमी का मात्रा सीधा संबंध संभावित वाष्प उत्सर्जन तथा वर्षा की मात्रा के साथ है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान है, वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। इसकी व्याख्या, राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से 10 खंडों में बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड शुष्क पश्चिमी मैदान बाड़मेर तथा जोधपुर जिले के कुछ हिस्से हैं। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में राज्य के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, आदर दक्षिणी मैदान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर का कुछ भाग तथा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर जिले शामिल है। उसके बाद सुमेलित कीजिए। इधर संप्रदाय है, इधर मुख्य पीठ दी हुई है। तो गुर्जर संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दांतड़ा, भीलवाड़ा में। और किसने स्थापित किया? संत दास जी ने। नवल संप्रदाय की स्थापना जोधपुर में किसने की थी? नवलदास जी ने।
चरणदासी संप्रदाय की स्थापना दिल्ली में चरणदास जी ने की थी और अलखिया संप्रदाय की स्थापना बीकानेर में स्वामी लालगिरी ने की है। अगला क्वेश्चन है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये राइट आंसर होगा चंबल नदी के किनारे। कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान के कानपुर एवं शैक्षिक नगरी के रूप में विख्यात कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रारंभिक शासक कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा। कोटा जिले का कुल क्षेत्रफल 5481 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। जो अरावली श्रेणी है ये राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। अरावली पर्वत श्रेणियां जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। अरावली के पश्चिम में तापक्रम के अतिशयता, धूल भरी आंधियां, आर्द्रता की कमी एवं अकाल की अवस्थाएं मिलती है। अरावली के पूर्वी भाग में तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा देखने को मिलती है। हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो हवा महल है जयपुर में, तो उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ता ने किया था। इसकी व्याख्या है, हवा महल गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित है। इस महल का निर्माण 1799 में महाराजा स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था, जिसके वास्तुकार लालचंद थे। यह 5 मंजिला महल राजपूत वास्तुकला एवं मुगल कला का सुंदर समन्वय है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी मिश्र था। व्याख्या है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र था। चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों विश्व वल्लभ, मूर्तमाला, व्यवहार दर्शन और राज्याभिषेक पद्धति की रचना की है। मिश्र द्वारा रचित ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संविष्ट विश्व वल्लभ ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपनकास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस बाड़मेर जिले में स्थित है। गिरिल खदान में लिग्नाइट का उत्पादन वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो मकबरा कहाँ स्थित है संत मलिक शाह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर के किले में स्थित है। इसकी व्याख्या, श्रवणगिरी, कनकाचल, सोनलगढ़ आदि नाम से प्रसिद्ध जालोर दुर्ग का निर्माण सोगड़ी नदी के किनारे गुर्जर नरेश नागवड़ प्रथम ने करवाया था। जालोर जिले में संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। इस मकबरे में लगने वाले उत्सव धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। व्याख्या है, पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि की प्यास बुझाने वाली राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। इस नहर का स्रोत हरि के बैराज पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर हरि के बैराज के निकट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो कौन सा भाग नहीं था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा अहार। अहार है ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। करणपुरा, कालीबंगा और बिजनौर ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के भाग थे। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल करणपुरा, कालीबंगा एवं बिजनौर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग था, जबकि अहाड़ बेरच नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तुएं बनाने के काले पीले मर्तबान संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अहाड़ के उत्खनन में 6 तांबे की मुद्रा एवं 3 मोहर प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो किस नृत्य को किया गया है यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वो है कालबेलियाई नृत्य। इसकी व्याख्या, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में शरीर की लोच और लय ताल पर गति का मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगम देखने को मिलता है। इस नृत्य में बीन तथा डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो वो कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये नहीं थे। रमाकांत मालवी, ठाकुर राज सिंह और मेहता तखत सिंह, ये क्या थे? तीनों सदस्य थे। इसकी व्याख्या है, बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। बिजोलिया द्वारा द्वितीय चरण 1916 से 1923 चरण विजय सिंह पथी के नेतृत्व में आगे बढ़ा तथा 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। इस आंदोलन की जांच के लिए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। 1920 में महाराणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग की स्थापना की गई, जिसके सदस्य मेहता तखत सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिए, बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, यह सही है। सुरालिया कानों में पहना जाता है, यह भी सही है। फिनी को टखने में पहना जाता है, ये क्या गलत दिया हुआ है इसमें। पोलस को पैरों में पहना जाता है, ये क्या है? राइट आंसर है, सही है, ये सही कथन है। व्याख्या, राजस्थान में आभूषण से संबंधित तर्क के आधार पर विकल्प 3 असत्य कथन है। फिनी नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। कान में पहने जाने वाले आभूषणों में बेसरी, नथ, चौंप, जिद्दा, लौंग, फीनी, चुन्नी, लटकन तथा भंवरिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश, रॉयल किंग, ब्रिटिश दिल्ली नहीं गए थे? तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगी सी, चित्तावनी चुंगटिया। ये सुनने के बाद में ये दिल्ली नहीं गए थे। इसकी व्याख्या, महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोकने की जिम्मेदारी क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारठ को दी। केसरी सिंह बारठ ने चित्तावनी चुंगटिया नामक सोरठे रचे, जिन्हें पढ़कर महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए और दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों के कोड के अनुसार है वो बताने हैं। तो इसमें 1 और 3 दो कथन है, सही है केवल। 1 और 3 कौन से? राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया, ये सही है। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है, ये गलत है। सोजन में। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, ये भी सही है। राजस्थान में कोटा सूत्री वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये क्या इसमें गलत कथन है दिया हुआ है। 1 और 3 सही है केवल। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में एसीसी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। राज्य में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली राजसमंद में स्थित है। राज्य में स्टेट वुलन मिल बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। लोहागढ़ किला जैसलमेर, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। लोहागढ़ किला कहाँ पे है? भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर में स्थित है। तो लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। इसी दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीन बनी हुई है। किले के चारों ओर गहरी खाई है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो कौन सा ये कौन से लोक देवता की याद में भरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी, जहाँ इनका मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। व्याख्या, लोक देवता मल्लीनाथ जी की मालानी के शासक राव तिड़ा जी के पुत्र थे। वे निर्गुण एवं निराकार ईश्वर में आस्था रखते थे। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले के बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में स्थित है, जहां पर उनकी स्मृति में चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराणा राज सिंह के द्वारा। महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंहासन पर बैठा। इसने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाने 2 अप्रैल 1979 वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने का पुरजोर विरोध किया एवं बादशाह को जजिया कर नहीं दिया था। तो वो कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित है? ए राइट आंसर है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1948 ईस्वी को मांगीलाल भव्य ने की। इसमें कन्हैयालाल मित्त व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मांगीलाल भव्य को प्रजामंडल का अध्यक्ष और मकबूल आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध लड़ा गया था। जो खातौली का युद्ध था ये किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है बी,
इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इसकी व्याख्या है 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य बूंदी के निकट खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या हुई, विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है 47। किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1574 ईस्वी में बीकानेर की गद्दी पर बैठे। राय सिंह दो मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर की सेवा में रहे थे। बीकानेर के प्रसिद्ध दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण करवाकर किले के में राय प्रशस्ति लिखवाई। राय सिंह ने जहांगीर को बादशाह बनने में सहायता की, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब प्रदान कर दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। आगे है मेहमद आभूषण कहलाता है। तो मेहमद आभूषण कहाँ का है? सिर का, कमर का, भुजा का या पैरों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिर का है मेहमद आभूषण। व्याख्या है उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान में स्त्रियां व पुरुषों द्वारा अधिक सुंदर व आकर्षक दिखने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषणों का प्रयोग में लाया जाता है। मेहमद को राजस्थानी स्त्रियों द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। इसके अलावा सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिक्का, फेनी, सांगली, तावीत, तुरमंग व चूड़ा रत्न प्रमुख है। तो ये सब आभूषण किसके थे? सिर के थे। इसके अलावा बाजू व हाथ में टड्डा, वट्टा, तमका, बाजूबंद, पट, फूदना, अणत, पूछिया, चूड़ा, कड़ा, मोखड़ी, बगड़ी, हथफूल, कंकण, नौगरी, गजरा, गोखरू, नवरत्न, बलिया, हारपान तथा कमर में गदोरा, करगनी, तगड़ी, कणकती प्रमुख आभूषण है। जबकि पैरों में कड़ा, पायजेब, पेंजनिया, लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी, जोड़, लच्छा, टोड़ा, आवड़ा, टणका, टांका, पायल, रमजोल, लच्छन, तोड़ा इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शासक किसके जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसकी व्याख्या है रज्जिल का पुत्र नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता तथा अंत में जालौर स्थानांतरित कर दी थी। नागभट्ट प्रथम ने जालौर में सर्वप्रथम एक लघु दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से रेखा को नहीं छूती है? इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी है ये। इसकी व्याख्या है राजस्थान में बूंदी जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, जबकि डूंगरपुर की गुजरात से लगती है, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश से एवं झुंझुनू की हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अतः विकल्प डी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार है। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार है। इसकी व्याख्या है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह के मध्य हुए 1301 ईस्वी के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये 51 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। कल आज के अंत तक बने रहना, 100 क्वेश्चन है। हम पानी पी लेते हैं। आप सभी तब तक सब्सक्राइब करो चैनल को जरूर से जरूर और चैनल को लाइक करो। सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वही करे, जिन्होंने कर दिया उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। इसकी व्याख्या 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान की प्रमुख शासन सचिव सहकारिता शेरिया गुहा ने सहकार भवन में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 के लोगों का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि जवाहर कला के अंदर 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव शेरिया गुहा ने कहा कि योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए जैविक उत्पादों को कॉन्फिडेंट बड़े स्तर पर लोगों को उपलब्ध कराए तथा गुणवत्ता को बरकरार रखे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्था के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया है? तो किस संस्था के सहयोग से किया है? तो यूनेस्को के सहयोग से किया है।
राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक शपर का आयोजन किया है। फोक शपर में जोधपुर के सलावास की दरिया, बाड़मेर के पटौदी की जूतियाँ, चौटन के एप्लिक और जैसलमेर के पकड़ने के बर्तनों सहित अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 45। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी जिसे डेमोसिल क्रेन का बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो ये कहाँ पहुंचते हैं? तो इसका राइट आंसर है खिंचन। इसकी व्याख्या, राजस्थान प्रतिवर्ष सर्दियों के विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। इनमें से कुर्जा पक्षी जिसे डेमोसिल क्रेन बहुत बड़ी संख्या में खिंचन पहुंचते हैं। खिंचन राजस्थान के जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में स्थित है। कुर्जा पक्षी मुख्य रूप से मध्य यूरेशिया में निवास करते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए शीतकाल में भारत में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या, जोधपुर के लगभग 65 किमी दूर जोधपुर फलोदी मार्ग पर ओसिया कस्बा महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस कस्बे में पत्थर की कलात्मक खुदाई पर 5वीं शताब्दी पूर्व की सभ्यता एवं संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ सचिया माता का मंदिर, हरिहर के 3 मंदिर, जैन मंदिर एवं सूर्य मंदिर दर्शनीय है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाले अम्लीय लावा के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है सी, पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थों में लावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो बाहर निकलकर फैल जाता है। लावा 2 प्रकार के होते हैं, एक गाढ़ा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक 75% होती है, जिसे अम्लीय लावा, एसिड लावा कहा जाता है, तथा दूसरा पतला होता है। जो दूसरा लावा है वो पतला होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। पतला होने के कारण यह लावा अधिक दूर तक बहकर फैल जाता है, फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है, जबकि अम्लीय लावा द्वारा पर्वत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कास्टर स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन कास्टर स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये केटल है, ये नहीं आता है। युवाला, अंधी घाटी और केरेन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कास्टर स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। युवाला, अंधी घाटी, केरेन, लेपिज, कुंद्रा, हमस, टोरा, रोसा आदि कास्टर स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं, जबकि केटिल एक हिमनदीय गर्त है। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं, तथा इससे बनी स्थलाकृति को कास्टर स्थलाकृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलिबाज सागर जहाँ है वह है? तो सेलिबीज सागर जहाँ है वह है, तो वह कहाँ है? इसका डी आंसर है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। सेलिबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। बुलीफोर्ट सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट्स सागर आदि इसके महत्वपूर्ण तटवर्तीय सागर है। आर्कटिक महासागर के द्वीपों में नोवापा, जोम्बिया, न्यू साइबेरियन द्वीप, स्विट्जरबर्गेन, वियर द्वीप, जॉन मोयन आदि महत्वपूर्ण द्वीप है। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में अलास्का से लेकर बेरिंग सागर तक लगभग 1.40 करोड़ वर्ग किमी में विस्तृत है। इस महासागर का अधिकांश भाग हिमावर्तित है, जो मध्यवर्ती भाग में अधिक संघन है। अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हवाएं होती है जो बहती है, जो कहाँ बहती है? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहती है, उसे क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं कहते हैं। दोनों गोलार्धों के उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। इनका सर्वोत्तम विकास 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हुआ है, जिसे स्थानीय नाम 40 डिग्री के पास ग्रस्ता 40, 50 डिग्री के पास प्रचंड 50 और 60 डिग्री के पास चिकता 60 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। शेल, बुलवा पत्थर और काग्लोमेरेट में इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की किस सरकार ने 1795 ईस्वी फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया है? तो ये किसने किया था? कन्वेंशन ने किया था। 1775 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। इसका निर्माण भी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया गया था। यह विधान नवंबर 1799 तक चला। 26 अक्टूबर 1795 को कन्वेंशन ने अपने को भंग कर दिया था। रूस में चेका नामक एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है, इसका अध्यक्ष है। तो इसके अध्यक्ष कौन था? तो इनका अध्यक्ष है वो
फेलिक्स डेरजिक्विक था। व्याख्या, रूस के चेका नामक एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई और इसके द्वारा लगभग 10,000 विरोधियों को दंडित किया गया। इसका अध्यक्ष फेलिक्स डेरजिक्विक था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, विशेषाधिकार अधिनियम के। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी से किस प्रकार के है? विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर है मिश्रित शंकु प्रकार के है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के मिश्रित ज्वालामुखी पदार्थों के परत दर परत जमा होने से होता है, अतः इसे परतदार शंकु भी कहा जाता है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी प्रकार के हैं। इटली का विसुवियस, सिसली का एंटना, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयन, अमेरिका का रेनियर एवं हुड आदि मिश्रित शंकु के महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1775 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता बी, राइट आंसर है जॉन हैनकॉक ने की थी। व्याख्या, 10 मई 1775 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉन हैनकॉक ने की थी। जॉर्ज वाशिंगटन को इस कांग्रेस में अमेरिकी सेनाध्यक्ष चुना गया। इसमें सभी 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन, रोस्टॉक, लिप्जिंग, जेना औद्योगिक प्रदेश है, तो ये किसके है? तो ये जर्मनी के है। इसकी व्याख्या, बर्लिन, रोस्टॉक, लिप्निक, जेना जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। कांच निर्माण उद्योग में जेना उच्च कोटि के ऑप्टिकल ग्लास, कैमरों, लेंसों, दूरवीक्षण उपकरणों, माइक्रोस्कोप आदि के लिए विश्वविख्यात है। बर्लिन में सूती वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, कृत्रिम रेशों के वस्त्रों की निर्माण मिलें है। रोस्टॉक में जलपोत निर्माण होता है। लिप्जिंग में कृषि के ट्रैक्टर, ट्रक तथा अन्य कृषि यंत्रों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन है वो सत्य है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल केपनुमा पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, तो ये सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत या मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाते हैं, तो यह भी सही है। यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, यह भी कथन क्या है? सही है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है डार्विन ने किया था। इसकी व्याख्या है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने सन 1837 में किया था। सन 1842 में इसको संशोधित रूप प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति समुद्री जल के दबाव के कारण होती है। मर्रे महोदय ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान डेली महोदय ने हवाई प्रवाल भित्तियों के अध्ययन के बाद सन 1915 में हिमनद नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, तो ये किसके कारण हो रही है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक मत्स्यन के कारण ये मृत हो रही है। इसकी व्याख्या, अत्यधिक मत्स्यन के कारण पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रवाल भित्ति के विकास के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, अवसाद युक्त जल, सामान्य सामुद्रिक लवणता, सूर्य की किरणों के प्रवेश तक की सामुद्रिक गहराई, मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों से विमुक्त क्षेत्र अतः सागरीय चबूतरों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वो क्या होता है? भूकंप का मूल स्थान होता है। इसकी व्याख्या, भूकंप की उत्पत्ति के अंदर पृथ्वी के अंदर वह स्थान है जहां भूकंप पैदा होता है। उत्पत्ति के अंदर से ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का अभिकेंद्र होता है। अधिकांश भूकंप 50 से 100 किमी की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, लाल और पीली मृदा है। इसकी व्याख्या, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में लाल और पीली मृदा सम्मिलित है। सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में लाल मिट्टी प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों के अपक्षयन व प्रदन से निर्मित हुई है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है।
अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागौन का वृक्ष वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन सर्वाधिक पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि सागौन टीक मानसूनी जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है। इनकी बहुत बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग दरवाजे, अलमारी तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। बी राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी है वो भूमि बंधित नदी है। प्रश्न दी गई नदियों में लूनी यानी लवणंती भूमि बंधित नदी है। इसका उद्गम स्थल अजमेर जिले में स्थित नागपाड़ यानी अरावली पर्वत राजस्थान है तथा यह धार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप किस क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम प्रतार चट्टानें जो होती थी रूपांतरित एवं विपरीत विरूपित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य है। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न सही है, विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए गए थे। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान का विकास एक संविधान सभा द्वारा वह संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर लगभग 10 लाख पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए थे। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल मत संक्रमण प्रणाली द्वारा हुए देशी रियासतों से उनसे विचार करके प्रक्रिया निर्धारित की गई। प्रांतों में मुस्लिम, सिख तथा साधारण चुनाव क्षेत्र बनाए गए। कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई, जिसमें 292 प्रांतों से निर्वाचित सदस्य 93 देशी रियासतों से तथा 4 कमिश्नरी रियासतों से निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसकी व्याख्या है, नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी है। यह गुजरात के भरूच के निकट खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के निकट कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ओरिसन इनकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर है संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। व्याख्या, इसके संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र 44वें संविधान संशोधन से पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर अभ्यंतरिक अशांति सभ्यता के कारण या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के सुरक्षा संकट में हो तो वह उद्घोषण द्वारा संपूर्ण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषण में विनिर्दिष्ट किया जाए इस आशय की घोषणा कर सकेगा। आपको असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1 जनवरी 2015 से आया था। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसे शॉर्ट में नीति कहा जाता है अस्तित्व में आई। इसे सामान्यतः नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का प्रमुख पीठाधीश अधिकारी कौन होता है? अधिकारी होता है जो लोकसभा है उसका प्रमुख पीठाधीश अधिकारी होता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का प्रमुख पीठाधीश अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनारी बनवाई थी? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बाबर। व्याख्या, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को राजपूत शासक मेदिनी राय एवं बाबर की सेनाओं के मध्य हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। तो युद्धोपरांत राजपूत के सिरों की मीनार बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 172। व्याख्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। इनके अनुसार यदि राज्य की विधानसभा पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर विधानसभा का विघटन होगा। आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 21 महाजनपद की राजधानी थी, तो यह मत्स्य की थी। विराटनगर वर्तमान जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। महाभारत काल में पांडवों द्वारा 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी स्थान पर बिताया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है PN भगवती थे। व्याख्या भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य की गई, जिसमें न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर व न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक थे, जबकि AM अहमदी भारत के 26वें, AM आनंद 29वें व M हिदायतुल्लाह 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? जो यह ग्रंथ है इनमें से गुप्त काल में कौन सा रचा गया था? तो इसका राइट आंसर है अमरकोश। अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय ग्रंथ है। इनके रचनाकार अमरसी है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरसी के अनुसार अमरकोश का वास्तविक नाम लिंगानुशासन है। इस ग्रंथ में संज्ञा, उसके लिंग भेद व अनुशासन या शिक्षा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। तो ये 85 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इसके बाद 86 जो 70 क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान के चलेंगे। तो जो जिसके सिलेबस में मनोविज्ञान है वह आगे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये तीनों क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 मुख्य तत्व है। शिक्षार्थी जो शिक्षा प्राप्त करता है, अध्यापक जो शिक्षा प्रदान करता है, सीखने की प्रक्रिया वह विधि या प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी सीखता है। जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई की होती है, तो कितनी होती है? तो 1/4 होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के शरीर के आकार में वृद्धि के साथ साथ शारीरिक अवयवों के अनुपात में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई शरीर की लंबाई का 1/4 होता है, जो किशोरावस्था की समाप्ति तक शारीरिक लंबाई का 1/6 भाग ही रह जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची का मिलान कर सही उत्तर दीजिए। यानी सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। यहाँ पर सिद्धांत है और यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है उनके नाम दिया है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनका आपस मिलन है। तो बताते थे समय कारक सिद्धांत है वो थ्रस्टन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो गार्डन ने दिया था। और बहुकारक के सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण में कितने कारक है? तो मानसिक क्षमताओं का परीक्षण में कितने कारक है थ्रस्टन के द्वारा जो दिए गए हैं? तो इनमें कुल है वो 8 कारक है, 7 कारक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। वह 7 कारक कौन से है? स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्यक्ष नादात्मक गति क्षमता, शाब्दिक अर्थ क्षमता और शब्द प्रवाह करना था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता क्या कौन सी नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह विशेषता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, यह भी विशेषता है। सीखना खोज करने की प्रक्रिया, यह भी क्या विशेषता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यह दिए हुए सभी विशेषताएं दी हुई है। तो सीखने की अन्य विशेषताएं कौन सी है? तो अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना नई परिस्थितियों में अनुकूलन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना वातावरण एवं गति क्रियाशीलता की देन है। सीखना खोज करने की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है
ऐसे व्यक्तियों में निम्न में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक बुद्धि सर्वाधिक होती है। रोज हॉर्नविल्स के अनुसार सामाजिक बुद्धिमत्ता एक एकत्रित आत्मा और सामाजिक जागरूकता का उपाय है तथा विकसित सामाजिक विश्वासों और व्यवहार क्षमता और भूख जटिल सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधक है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 प्रकार हैं। तो 9 प्रकार कौन कौन से हैं? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण किसने किया था? ये जो सांवेगिक बुद्धि होती है उसका मापने का कार्यक्रम परीक्षण है वो किसने किया था? एन के चड्ढा ने किया था। भारतीय संदर्भ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन के चड्ढा ने सांवेगिक बुद्धि के मापने के लिए सांवेगिक बुद्धि लब्धि परीक्षण को विकसित किया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। इसकी व्याख्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। उन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 8 क्षेत्रों में विभक्त किया है। बहुबुद्धि या प्रतिभा लोगों एवं उनकी अनेक प्रकार की प्रतिभाओं जैसे दैहिक, इंद्रियगत, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, भाषी, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। तो 8 प्रकार कौन से बताए? भाष्य बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि क्षमता, दर्श्य स्थानिक योग्यता, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, अंतर्विषयक या पारस्परिक योग्यता, अंतराविषयक या अंतरावैयक्तिक योग्यता, प्राकृतिक योग्यता। गार्डनर के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को किसका नियम कहा जाता है? तो इसे डी, अभ्यास का नियम कहा जाता है। E.L. थॉर्नडाइक 1814 से 1949 ईस्वी ने अपनी पुस्तक एनिमल्स इंटेलिजेंस में 1898 में उद्दीपक अनुक्रिया का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने अनेक पशुओं कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इनमें 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम बताए गए हैं। जो मुख्य नियम है अभ्यास के नियम, प्रयोग या अनुप्रयोग के नियम भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या है, अभ्यास के नियम को प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 96, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी बुद्धि लब्धि विभिन्नता हो सकती है। इसकी व्याख्या, प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक विशेषताओं के कारण जो अंतर पाया जाता है उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। समान बुद्धि लब्धि वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर पाया जाता है। इसके लिए अभिप्रेरणा, रुचि, मार्गदर्शक, सहयोगात्मक विकास, अभिक्षमता आदि कारक जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वृद्धि कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। व्याख्या है, अभिवृद्धि और विकास का अंतर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यानी अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है तो हम देख सकते हैं। अभिवृद्धि, सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यह मात्रात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। यानी वृद्धि को नाप सकते हैं। यानी इसकी हाइट 2 फुट बढ़ गई, 1 फुट बढ़ गई, यह वृद्धि है। इसके वजन में 2 kg वजन में वृद्धि हो गई, तो इसे हम क्या नाप सकते हैं? तो ये क्या अभिवृद्धि है। उसके बाद विकास है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष रूप से व्यक्त करता है। यह गुणात्मक परिवर्तन को व्यक्त करता है। यानी विकास को हम नाप नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 98, जिन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? यानी अमूर्त चिंतन की क्षमता कब विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 12 से 17 वर्ष के बालकों में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। इसकी व्याख्या, जिन पियाजे ने इस अवस्था में औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और
वह गुणों की पहचान कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र सिद्धांत ये सम्मिलित नहीं है। त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित है। व्यवहारवादी संबंधवादी सिद्धांत यहाँ पर दिए हुए और यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हुए। तो व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से है? थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, गुथरे का समीपता का सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत। ये सब कौन से सिद्धांत है? ये संबंधवादी सिद्धांत है या व्यवहारवादी सिद्धांत है। उसके बाद है संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिसको कोहलर ने दिया था, टोलमैन का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मेस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ये सब सिद्धांत कौन से है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अंतिम क्वेश्चन 16वां, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषताएं सावेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो संवेगों के अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। और सम्मिलित कौन कौन सा? दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार से समझना, संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। इसकी व्याख्या दी हुई है। सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय डेनियल गोलमैन ने दिया था। सावेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं निम्न है: आत्म अवबोध व वास्तविक भावनाओं की जानकारी, स्वयं की कमी व गुणों का ज्ञान, दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण, संवेगों की प्रकृति व तीव्रता को पहचानना, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करना। तो इस प्रकार ये आज है ये मॉडल पेपर पूरा हुआ। टोटल 100 क्वेश्चन थे जो 1 घंटे में हमने स्पीड कंप्लीट करवा दिया है। साथ में आपको व्याख्या भी बताई है, जिससे व्याख्या से आपके 4-5 प्रश्न है वो सारे डाउट भी क्लियर होंगे और अच्छे प्रश्न बन जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने करवा दिया है। अब आपका दायित्व बनता है कि हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर आप जियोग्राफी की मैराथन क्लासें और 1 लाइनर क्वेश्चन चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। और ये मॉडल पेपरों की सीरीज है वो चलती रहेगी, तो आप डेली मॉडल पेपर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जो हम अपलोड कर देंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, अगर आप इसकी प्रश्नों की व्याख्या नहीं चाहते हैं, केवल ऑप्शन चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि केवल ये ऑप्शन यही करवाने, व्याख्या नहीं करवानी। तो हम इस प्रकार आपको केवल उसी प्रकार बताएंगे जो आप चाहते हैं, उसी प्रकार। तो कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।